नेक्स्ट हमारा प्रीपोजिशन है टू। टू का जो सामान्य अर्थ होता है वह होता है के लिए, और मूल रूप से यह जो प्रीपोजिशन होता है यह डेस्टिनेशन को बताता है। किसको बताता है? डेस्टिनेशन को बताता है। और डेस्टिनेशन जो होता है उसका यहाँ पर जो दूसरा मुख्य जो भाग होता है वह होता है पर्पज, यानी उद्देश्य को बताने के अर्थ में हम टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। जैसे मंजिल या गंतव्य को बताने में, किसी एक सीमा तक समय का भाव दर्शाने में, समय को बताने में, और तुलना के अर्थ में यानी कि कंपैरिजन के अर्थ में, तुलना के अर्थ में, तथा उद्देश्य को बताने में यानी कि पर्पज को बताने में हम कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे? टू प्रीपोजिशन का। एग्जाम्पल है शी वॉक्ड, वह टहली या वह चली, टू यानी के लिए, द जंक्शन यानी जंक्शन के लिए, वह जंक्शन के लिए जाती थी। तो यहाँ पर टू, उसका चलना अथवा उसका जाना कहाँ के लिए होता था? जंक्शन के लिए। तो यहाँ पे पर्पज है, क्या है? पर्पज, उद्देश्य। और उद्देश्य क्या है? द जंक्शन है, क्या है? जंक्शन। यानी कि अमुक लड़की का जो उद्देश्य था वह था जंक्शन पहुँचना। नेक्स्ट है आई गो, मैं जाता हूँ, टू यानी के लिए, चर्च यानी गिरजाघर, एवरी ईयर, यहाँ पे मैं प्रत्येक साल गिरजाघर जाता हूँ। तो टू चर्च यहाँ पे गिरजाघर जाना उसका उद्देश्य बताता है। शी विजिटेड, उसने भ्रमण किया, द टाउन यानी कस्बे का, फ्रॉम 3 to 5 PM, 3 बजे से लेकर 5 बजे तक, यानी कि एक सीमा तक। यहाँ पर टाइम बाउंड किया गया है, सीमा का टाइम लिमिट बताई गई है कि उसने 3 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक कस्बे का क्या किया? भ्रमण किया। तो यहाँ पर जो टू जो है वह दो समय के बीच की जो अवधि है उसको बांधने का काम कर रहा है टू प्रीपोजिशन। गवर्नमेंट इज अप्रोचिंग फ्रॉम डोर टू डोर, सरकार प्रयास कर रही है कि एक घर से दूसरे घर की दहलीज तक पहुंचा जाए। इसका मतलब इस वाले वाक्य में सरकार जो है उसका उद्देश्य स्पष्ट है कि हर घर के दरवाजे तक पहुंचकर अपने कार्य को, अपनी फ्लैगशिप योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया जाए। आई प्रेफर रनिंग, मैं दौड़ने को प्राथमिकता देता हूं, और टू वॉकिंग यानी टहलने के बजाय, मैं टहलने के बजाय दौड़ने को प्राथमिकता देता हूं। एक और महत्वपूर्ण बात है इसमें कि यहाँ जो टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा उसमें एक चीज़ स्पष्ट है, ध्यान देने योग्य, कि प्रीफर के साथ में, प्रीफर जो वर्ब होती है उसके साथ में हमेशा टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, प्रीफर टू। शी इज सीनियर टू मी, और इसी प्रकार से सीनियर टू मी, जूनियर टू मी, इन्फीरियर टू मी, ठीक है, सुपीरियर टू मी, इन सब के साथ में कौन सा प्रीपोजिशन लगता है? टू प्रीपोजिशन लगता है। नेक्स्ट इसका रूल है कि बाकी समय को, बचे हुए समय को बताने में तथा अन्य कुछ प्रयोगों में भी हम, अन्य कुछ वाक्यों में टू प्रीपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं। इसको कुछ उदाहरणों द्वारा समझा जा सकता है। जैसे शी केम, वह आई, टू अस यानी हमारे पास। इसका मतलब वह हमारे पास आई तो उसका आने का उद्देश्य क्या था? सहायता प्राप्त करना। तो सहायता के अर्थ में भी हम वहाँ पर सहायता को बताने के लिए कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे? टू प्रीपोजिशन। आई गेव ए बुक, मैंने एक किताब दी, टू हनुमान यानी हनुमान को। मैंने किताब किसको दी? हनुमान को दी। तो यहाँ पर हनुमान के लिए जो किताब दी गई है वह या तो कोई सहायता का कार्य कर रही है या फिर किसी, उसमें कोई उद्देश्य छुपा है। नेक्स्ट है देयर आर माउंटेन्स, वहाँ पर पर्वत हैं, टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, भारत के उत्तर में। तो यहाँ पर ये दिशागत स्थिति को बता रहा है, दिशागत स्थिति, दिशा अथवा उसकी स्थिति को बता रहा है कि भारत के उत्तर में क्या स्थित हैं? पर्वत हैं। तो यहाँ पे टू प्रीपोजिशन काम कर रहा है। शी टोर द बुक, उसने किताब को फाड़ दिया, टू पीसेस यानी टुकड़ों में, यानी कि यहाँ पर स्थिति बताई गई है कि अमुक व्यक्ति के द्वारा किताब को कैसे फाड़ा गया, उसकी स्थिति क्या हुई कि उसे टुकड़ों में फाड़ दिया गया। ठीक है। आई एम नॉट डिवोटेड टू लव, मैं प्यार के प्रति समर्पित नहीं हूँ, यानी कि मेरा प्यार से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर ये वस्तु हालत को बताता है, जो मानस है, जो मंतव्य है, उसको बताने का काम किया जा रहा है कि कोई व्यक्ति है, उसका मानस या उसका मंतव्य प्यार के प्रति नहीं है। तो
ऐसी स्थिति में कौन सा प्रीपोजिशन यूज हो रहा है? टू प्रीपोजिशन। नेक्स्ट है ऑन प्रीपोजिशन। ऑन का मतलब होता है पर अथवा ऊपर, पर अथवा ऊपर उसका अर्थ होता है किसी दिनांक या दिन से पूर्व, पॉइंट ऑफ टाइम, जहां समय की तरफ संकेत या इशारा किया गया हो। जब समय की तरफ संकेत किया गया हो, इशारा किया गया हो, तो वहां पर हम ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग आने वाले वाक्य में करेंगे। इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे शी विल गो, वह जाएगी, टू यानी के लिए, कनाडा यानी कनाडा, ऑन मंडेज यानी सोमवार के दिनों को। वह जब भी कनाडा जाएगी तो जो सोमवार होंगे उनको जाएगी। ऑन मंडेज यहाँ पर प्लूरल है और मंडेज प्लूरल है, इसका मतलब दिनांक, दिन स्पष्ट कर दिए गए हैं कि केवल उसका कनाडा जाने का कार्यक्रम कौन से वार को होगा? सोमवार को होगा। तो वार के पहले यानी कि दिन के पहले जो दिनों के नाम हैं उनसे पूर्व किसका प्रयोग करेंगे? ऑन का। जॉन वॉक टू पेवेलियन, जॉन पेवेलियन की तरफ जाता है ऑन 29 ऑफ अगस्त। ये 29 ऑफ अगस्त स्पष्ट नियमानुसार लिखा हुआ है। ऑन का जो नियम है कि यदि कोई दिनांक आए तो उससे पहले कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे? ऑन प्रीपोजिशन लगाएंगे। कुछ और उदाहरणों द्वारा हम इसे समझते हैं। पीपल वर्शिप, लोग पूजा करते हैं, गॉड यानी भगवान की, देवनारायण भगवान की, ऑन 6 ऑफ भाद्रपद, कि लोग भगवान देवनारायण की पूजा छठी को करते हैं। और छठी कौन से महीने की होती है? भाद्रपद की, यानी कि भाद्रपद माह की छठवीं को या छठी को भगवान देवनारायण की पूजा की जाती है। तो यहाँ पे जो तारीख है वह है 6, या जो तिथि है, तिथि अथवा जो तारीख है उसके पूर्व क्या लगाया गया है? कौन सा प्रीपोजिशन है? ऑन है, कि भगवान भाद्रपद माह की छठ को भगवान देवनारायण की पूजा करते हैं। वी सेलिब्रेट, हम मनाते हैं इंडिपेंडेंस डे ऑन अगस्त 15, तारीख से पूर्व ऑन प्रीपोजिशन लगा है। द बुक, किताब, इज है ऑन यानी पर, द डेस्क यानी डेस्क पर, किताब डेस्क पर है। किताब की स्थिति को बताने के लिए यहाँ पर किताब डेस्क पर है, पर के अर्थ में कौन सा प्रीपोजिशन यूज हुआ है? ऑन प्रीपोजिशन यूज हुआ है। शी इज सिटिंग, वह बैठी है, ऑन द ग्रास यानी घास के ऊपर, तो यहाँ पर उसके बैठने की स्थिति बताई गई है। द पिक्चर्स, तस्वीरें, आर यानी हैं, ऑन द वॉल यानी दीवार पर, तस्वीरें दीवार पर हैं। और ऑन द वॉल जो होता है वह उसकी स्थिति को बताने का कार्य करता है। किसको बताने का कार्य करता है? स्थिति को बताने का कार्य करता है। द पिक्चर्स आर ऑन द वॉल, की तस्वीरें दीवार पर हैं। नेक्स्ट है संदर्भ। अब इसके कुछ हम आपको रेफरेंस बताते हैं कि भाई जो ऑन प्रीपोजिशन होता है उसका क्या रेफरेंस है। शी इज़ राइटिंग ए थीसिस, वह एक थीसिस लिख रही है ऑन कलाम, कलाम पर, वह डॉक्टर कलाम पर एक थीसिस लिख रही है। दैट इज़ ए गुड बुक, वह एक अच्छी किताब है ऑन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स पर। जब किसी विशेष व्यक्ति अथवा विशेष वस्तु के बारे में बात की जाए अथवा विशेष अंग के बारे में बात की जाए तो उस स्थिति में आने वाले खाली जगह में जिस प्रीपोजिशन का संदर्भ दिया जाता है, रेफरेंस किया जाता है, वह प्रीपोजिशन ऑन होता है। जैसे ऑन कलाम, ऑन इकोनॉमिक्स, ऑन द हेड, है ना। पिंकू वाज हिट ऑन द हेड, पिंकू को सिर पर चोट लगी थी। किसी दिशा को बताने के अर्थ में भी ऑन प्रीपोजिशन प्रयोग किया जा सकता है। जैसे पिंकू वाज हिट ऑन द हेड, ये यहाँ पर दिशा को बताता है। आई मेट हर, मेरी उससे मुलाकात हुई, ऑन द वे यानी रास्ते पर, यानी कि मेरी मुलाकात उससे कहाँ पर हुई? रास्ते पर हुई। नेक्स्ट है किसी कार्य, अवसर अथवा दिनों के अर्थ में, कोई काम को किए जाने की स्थिति में अथवा किसी अवसर को बताने की स्थिति में या दिनों के पूर्व हम कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे? ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा? ऑन प्रीपोजिशन का। जैसे उदाहरण देखिए, शी कीप्स हरसेल्फ, वह अपने आप को रखती है, बिजी यानी व्यस्त, ऑन हॉलीडेज यानी छुट्टी वाले दिनों में। तो ऑन हॉलीडेज से पूर्व जो दिवस है उन दिनों के पूर्व कौन सा प्रीपोजिशन लगा है? ऑन लगा है।
ही इज़ ऑन टूर, वह एक यात्रा पर है, फॉर ए मंथ यानी एक महीने के लिए। ऑन टूर यहाँ पर स्थिति है दिनों के बारे में, किसी कार्य के बारे में, कि उसका कार्य क्या है। उसका कार्य है कि वह पर्यटन के लिए जाए, और पर्यटन से पूर्व यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है। शी इज़ ऑन लीव, वह अवकाश पर है, सिंस ए कपल ऑफ डेज, कुछ एक दिनों से, ठीक है ना। शी लाइक्स, वह पसंद करती है, टू ट्रेवल, यात्रा करना, ऑन द ट्रेन यानी रेल के माध्यम से, वह रेल में यात्रा करना पसंद करती है। यहाँ पर ये उसके अपने हॉबी को बताता है। स्मॉल व्हीकल जो होते हैं, छोटे वाहन जो होते हैं, उनके लिए अमूमन वहाँ पर इन प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। माई मॉम लव्स टू ट्रेवल इन कार। बड़े जब वाहन होते हैं तो वहाँ पर उनके पूर्व, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बड़े वाहनों के पूर्व जो प्रीपोजिशन लगता है वह होता है ऑन, और छोटे वाहनों के पूर्व जो प्रीपोजिशन लगता है स्मॉल व्हीकल्स के पूर्व, उनके साथ में हम लगाते हैं इन। क्या लगाते हैं? इन। अब कुछ वाक्यांशों की, कुछ फ्रेज की बात करेंगे। कुछ ऐसे वाक्यांश होते हैं जहाँ पर आप ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ के कारण, ऑन बिहाफ ऑफ के स्थान पर, ऑन अकाउंट ऑफ के कारण से, ऑन बिहाफ ऑफ के स्थान पर। तो ऐसे जो फ्रेज होते हैं, ऐसे जो वाक्यांश होते हैं, उनमें हम ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। कुछ और वाक्यांश ऐसे आप देख सकते हैं, जैसे ऑन द ओकेजन ऑफ, के अवसर पर, के अवसर पर, ऑन द कॉन्ट्रेरी, के विपरीत, ऑन पर्पज, उद्देश्यगत, ऑन फुट, पैदल। तो यहाँ पर कुछ वाक्यांश ऐसे होते हैं जो स्वतः ही इस तरीके से बने होते हैं, जिनका अर्थ ऑन प्रीपोजिशन लगने के बाद में ही सार्थक होता है। नेक्स्ट है ओवर, हमारा प्रीपोजिशन। ओवर सीधे या लंबवत ऊपर होने के अर्थ में, किसी चीज़ की, किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की स्थिति जब सीधी हो, लंबवत हो, यानी कि वर्टिकल स्थिति में, कौन सी स्थिति में? वर्टिकल स्थिति में हम कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे? वर्टिकल स्थिति में हम ओवर प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। उदाहरण देख सकते हैं, द स्काई इज ओवर आवर हेड्स, कि जो आसमान है वह हमारे सिरों के ऊपर है। हमारे जो सिर हैं, मनुष्य के मस्तक जो हैं उनके ऊपर है, यानी कि आसमान हमारे सिर के ऊपर है। इसका मतलब जो उसकी स्थिति है आसमान की, वह वर्टिकल है। वह कैसी है? वर्टिकल है, यानी कि ऊर्ध्वाधर है, सीधी है, लंबवत है। तो ऐसी स्थिति में, लंबवत स्थिति को बताने में कौन सा प्रीपोजिशन लगाया है? ओवर। मैनी एरोप्लेन्स, बहुत सारे हवाई जहाज, फ्लाई ओवर, ऊपर से उड़ते हैं, द इंडियन ओशन, भारतीय महासागर, यानी कि हिंद महासागर। हिंद महासागर के ऊपर बहुत सारे हवाई जहाज उड़ते हैं, यानी कि वो जो स्थिति है वह लंबवत है, और लंबवत स्थिति हवाई जहाज़ों के उड़ने की हिंद महासागर के ऊपर है, जिसको बताने में ओवर प्रीपोजिशन का यहाँ पर तथागत प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट रूल है, किसी कार्य में जब आप बिजी हैं, उसकी व्यस्तता को दर्शाने में या अमाउंट की अधिकता होने में, यानी से अधिक के अर्थ में आप ओवर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे कहा जाए शी इज ओवर 50, वह 50 से ऊपर है, तो ये से अधिक के अर्थ में ओवर प्रीपोजिशन लगा है। शी इज ओवर 50, कि उसकी उम्र जो है वह 50 से अधिक है। दिस सेटल्ड द क्वाल, उन्होंने झगड़े को व्यवस्थित कर दिया, ओवर 80 यानी एक चाय पर। यहाँ पर किसी कार्य की व्यवस्था के बारे में बताया जा रहा है कि उनके बीच में जो झगड़ा था उसे एक चाय पर बैठकर निपटा लिया गया, वहाँ पर ओवर प्रीपोजिशन। ही पुट हिज कोट, उसने अपना कोट रख दिया, ओवर द बॉय यानी लड़के पर। उसने अपना जो कोट था उसको किसके ऊपर ढक दिया? लड़के पर ढक दिया। उस स्थिति को बताया जा रहा है ओवर प्रीपोजिशन के माध्यम से। आई स्प्रेड पेपर, ओवर। स्प्रेड एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ में हम ओवर प्रीपोजिशन को जोड़ते हैं। कौन सा प्रीपोजिशन जोड़ते हैं स्प्रेड के ऊपर? ओवर को। स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना। आई स्प्रेड पेपर ओवर द स्वीट डिशेस, मैंने मीठे पकवानों पर उस पेपर या कागज़ को बिछा दिया। तो स्प्रेड ओवर यानी फैला देना या बिछा देना। एक छोर से दूसरे छोर के अर्थ में
या एक छोर से दूसरे छोर पर जाने के अर्थ में हम ओवर ओवर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे देयर वाज ए ब्रिज, एक पुल था, ओवर द रिवर यानी नदी के पार, नदी के पार एक पुल था। इसका मतलब जो नदी बहती थी इस तरीके से, उस पर पुल इस तरीके से बनाया गया था, तो उसको हम, ये जो बनने की या स्थित होने की अवस्थिति है पुल की, इसको हम ओवर प्रीपोजिशन से जोड़ेंगे। कौन से प्रीपोजिशन से जोड़ेंगे? ओवर से, कि वहाँ पर उस नदी के पार एक पुल बना हुआ था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है भाई, शी रैन ओवर, वह कूदती चली गई या दौड़ती चली गई द ग्राउंड, यानी ग्राउंड को, इन नो टाइम यानी बिल्कुल ना के बराबर समय में, यानी कि उसने उस मैदान को कुचल दिया। रैन ओवर यानी उसको बिना किसी समय की देरी किए हुए पार कर गई। ठीक है। नेक्स्ट है श्रेष्ठता को, सुपीरियरिटी, अधिकार, राइट्स, नियंत्रण, कंट्रोल। यदि किसी वाक्य के अर्थ में या आपको उसके भावार्थ में मालूम हो, जहाँ पर किसी की श्रेष्ठता बताई जा रही है, जहाँ कोई अधिकार की बात की जा रही है, पोजीशन की, जहाँ कोई नियंत्रण, कंट्रोल की बात की जा रही है, तो ऐसे भावार्थ में आपको ओवर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर देखिए, ही रूल्ड ओवर, उसने शासन किया, द कंट्री यानी देश पर, फॉर अबाउट 10 ईयर्स यानी 10 सालों तक, उसने लगभग देश पर 10 सालों के लिए शासन किया या राज किया। तो रूल ओवर जो होता है, रूल ओवर, इसका मतलब होता है शासन करना। रूल ओवर का मतलब क्या होता है? शासन करना। और रूल जो होता है एक ऐसी वर्ब होती है जिसके साथ में ओवर प्रीपोजिशन लगाते हैं, और जब रूल ओवर हो जाता है तो इसका मतलब होता है राज करना, सिंहासन को बनाए रखना या सत्ता को अपने हाथों में रखना। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल हैं, वो देखिए। आई हैव नो कंट्रोल, मेरा कोई नियंत्रण नहीं है, ओवर माई इमोशंस यानी मेरी भावनाओं पर। तो कंट्रोल वर्ब के साथ में जब कंट्रोल वर्ब के साथ में ओवर प्रीपोजिशन लग जाता है तो इसका मतलब होता है कि पर नियंत्रण होना। क्या हो जाता है? पर नियंत्रण होना। आई हैव नो कंट्रोल ओवर माई इमोशंस, मेरा मेरी भावनाओं पर काबू नहीं है। नेक्स्ट है शी क्लाइंब्ड ओवर द वॉल, वह उस दीवार पर चढ़ती चली गई। ठीक है ना। ए बर्ड फ्लू ओवर, फ्लाई ओवर, एक होता है फ्लाई प्लस ओवर, फ्लाई प्लस ओवर, इसकी सेकंड फॉर्म जब बन जाती है वर्ब की सेकंड फॉर्म तो हो जाता है फ्लू। कौन सी फॉर्म बन जाती है? सेकंड फॉर्म। ए बर्ड फ्लू ओवर माई हाउस, एक पक्षी मेरे घर के ऊपर से उड़ता हुआ चला गया। ए माइस, एक चूहिया, जंप्ड ओवर द टेबल, जो उस टेबल पर उछलती रही। जंप ओवर का मतलब होता है उस टेबल अथवा किसी वस्तु के ऊपर से फांदना या कूदते रहना। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है भाई थ्रू यानी में से होकर गुजरना। थ्रू का मतलब होता है में से होकर गुजरना, में से होकर गुजरना। थ्रू का मतलब होता है में से होकर गुजरना, यानी बंद स्थान में एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए। जैसे मान लीजिए कोई जंगल है, कोई वन है, और उसके अंदर से कोई रास्ता जाता है जो जंगल के शुरू से लेकर अंत छोर तक जब आप उसे पार करते हैं तो आप कहेंगे आई पास थ्रू द फॉरेस्ट, आई पास थ्रू द फॉरेस्ट, कि मैं वन के अंदर से गुजरता हूँ। जैसे एग्जाम्पल उदाहरण आप देख सकते हैं, में से गुजरने की स्थिति में, एक स्थान से दूसरे स्थान को पार करने की स्थिति में, द ट्रेन इज मूविंग थ्रू ए टनल। थ्रू यानी में से होकर, और ए टनल यानी सुरंग। टनल का मतलब क्या होता है? सुरंग होता है, कि रेल जो है वह एक सुरंग में से होकर गुजर रही है। रेल एक सुरंग से होकर गुजर रही है। नेक्स्ट है ही वॉकड थ्रू, वह वॉकड यानी टहला, थ्रू यानी में से होकर, और द फॉरेस्ट यानी जंगल, कि वह जंगल में से होकर निकला। इसका मतलब उसने जहाँ पर प्रारंभिक बिंदु से अपनी यात्रा शुरू की थी वहाँ जंगल शुरू हुआ था, और जहाँ जंगल खत्म हुआ उसको उसने पार किया। इस स्थिति में आने वाली वर्ब के साथ थ्रू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। द थीप एंटर्ड, चोर ने प्रवेश किया, द हाउस यानी घर में, थ्रू द विंडो यानी खिड़की में से होकर। इसका मतलब उस घर में प्रवेश करने की, एक बंद स्थान में प्रवेश करने के लिए जिस रास्ते का सहारा लिया गया वह खिड़की थी। इसलिए एक स्थान पर जिस प्रीपोजिशन का प्रयोग
उसके चारों तरफ के आगोश को बताने में किया जाता है, उसकी परिधि को तय करने में जब बताया जाता है, तो वह कौन सा प्रीपोजिशन होता है? थ्रू प्रीपोजिशन होता है। किसी माध्यम को अथवा किसी साधन को दर्शाने में भी, किसी माध्यम को या किसी साधन को दर्शाने में भी जिस प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है वह प्रीपोजिशन थ्रू होता है। यानी कि मीडियम एंड सोर्स, साधन, मीडियम एंड सोर्स। जैसे ही गोट ए जॉब, उसने एक नौकरी प्राप्त की, थ्रू यानी से ए मिनिस्टर्स रिकमेंडेशन, एक मंत्री की अनुशंसा पर, उसने एक मंत्री की अनुशंसा पर नौकरी प्राप्त की। इसका मतलब उसका माध्यम था मंत्री। कौन था? मंत्री। मंत्री यहाँ पे मीडियम हो गया, उसका क्या हो गया? मीडियम। तो उसने मंत्री के माध्यम से नौकरी प्राप्त की। आई केम टू नो, मुझे पता चला, ऑफ दिस यानी इसके बारे में, थ्रू द ड्राइवर यानी ड्राइवर के माध्यम से। मुझे इस घटना का ड्राइवर या वाहन चालक के माध्यम से पता चला। तो ये भी यहाँ पर किसको बता रहा है? माध्यम को बता रहा है। ही गोट थ्रू हिज एग्जाम, उसने अपनी परीक्षा को पास किया। गोट थ्रू का मतलब होता है पास होना या सफल होना, और गोट थ्रू यहाँ पे जो है वह एक फ्रेजल वर्ब भी है। क्या है? फ्रेजल वर्ब भी है, सफल होना। के बावजूद, के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट ऑफ, के बावजूद को बताते हैं। तो ऐसे वाक्य में जहाँ पर के बावजूद का अर्थ निकले वहाँ थ्रू प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। वी हर्ड हर क्राई, हमें उसके रोने की आवाज़ सुनाई दी। थ्रू द ग्रेट रोर, महान क्रंदन से, यानी बहुत जोर का क्रंदन हुआ, रुआंसापन सुनाई दिया जिससे उसके रोने की आवाज़ सुनाई दी। तो ये जो थ्रू है ये यहाँ पर साधन बताता है। क्या बताता है? साधन। कि उसकी जो रोने की आवाज़ थी वह महान उस भीड़ भड़ाके में या महान उस रोर दहाड़ने की आवाज़ के अंदर से भी सुनाई दी। एक छोर से दूसरे छोर को पार पाने में भी हम यहाँ पर कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे? एक छोर से दूसरे छोर को पाने में थ्रू का। जैसे देयर इज़ नो वे, कोई रास्ता नहीं है, थ्रू द फॉरेस्ट यानी जंगल में से। इसका मतलब जंगल के या वन के एक पार से दूसरे पार उतरने में कोई रास्ता नहीं है, इसलिए यहाँ पे प्रीपोजिशन थ्रू। द रिवर यमुना, यमुना नदी, फ्लोज यानी बहती है, थ्रू दिल्ली यानी दिल्ली के अंदर से, यानी कि दिल्ली में प्रविष्ट होकर दिल्ली को चीरती हुई गंगा नदी निकलती है, इसलिए वहाँ पर फ्लो थ्रू। फ्लो का मतलब होता है बहना, और फ्लोज यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस, सिंगुलर एक वचन कर्ता के साथ में प्रयुक्त हुआ है इसका। तो ये बता रहा है यहाँ पर कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस थ्रू, यानी कि गंगा नदी दिल्ली को पार करती हुई गुजरती है या बहती है। अब कुछ ऐसे कारण हैं जिनको दर्शाने में, कारणों को बताने में हम कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं? थ्रू प्रीपोजिशन का। यदि कोई बीमारी का अथवा अन्य दूसरा कोई कारण हो तो उस कारण को बताने में हम थ्रू प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे? थ्रू का। जैसे सी डाइड थ्रू नेग्लेक्ट, वह लापरवाही की वजह से मर गई। डाइड थ्रू, वह मारी गई या मर गई, वह लापरवाही के कारण अपनी जान दे चुकी थी या उसने अपनी जान दे दी। अगर लापरवाही नहीं करती तो बच जाती। तो यहाँ पर डाई जो वर्ब है उसके साथ में थ्रू प्रीपोजिशन लगा है, और निग्लेक्ट यहाँ पर नाउन है जो अमूर्त संज्ञा है, लापरवाही, उससे पूर्व किसका प्रयोग किया है? थ्रू प्रीपोजिशन का। ऑल दिस वाज डन, यह सारा सब कुछ किया गया थ्रू एनवी यानी ईर्ष्या के कारण। डन बाई एनवी, यानी कि जो उसके प्रति उसकी ईर्ष्या थी उसके कारण डन थ्रू इस कार्य को अंजाम दिया गया। द बुक हैज़ पास्ड, किताब पूरी जा चुकी है, थ्रू मैनी हैंड्स यानी अनेकों हाथों से होकर। वह किताब अनेकों हाथों से होकर गुजरी है, इसका मतलब उसका सही से विश्लेषण, उसके प्रोज एंड कॉन्स पढ़ लिए गए हैं। द पेशेंट वॉन्ट लिव, मरीज नहीं जिएगा, थ्रू नाइट यानी पूरी रात भर, यानी कि इस मरीज का रात भर जीना मुश्किल है। तो थ्रू नाइट समय को बता रहा है, कारण बता रहा है कि मरीज है वह रात भर नहीं झेल पाएगा। यू कैन नॉट वॉक, आप नहीं चल
टहल सकते इन द सन यानी सूर्य की रोशनी में, थ्रू द डे यानी दिन के समय, यानी बहुत हॉट होता है, बहुत गर्मी होती है, इसलिए आप दिन के समय आप सूरज की रोशनी में नहीं टहल सकते। कारण बताया गया है कि दिन के समय तापक्रम अधिक होता है, इसलिए थ्रू प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है इनटू। इनटू का अर्थ होता है के अंदर, के अंदर यानी तह तक। कहां तक? तह तक, यानी कि भीतर तक उस बात की जांच करने में कौन सा प्रीपोजिशन काम में लेते हैं? इनटू। किसी चीज के अंदर गति करना, जैसे पानी है और पानी के अंदर, जैसे मैं कहूं वह पानी में कूद गया, ही जंप्ड इनटू वाटर, तो जंप इनटू वह पानी के अंदर उसने गति करी, जब वह कूदा तो पानी में और फिर पानी के अंदर गति करता चला गया। डूबा या तैरा ये बात की स्थिति है, लेकिन किसी चीज़ के अंदर जब गति का अर्थ स्पष्ट हो तो वहाँ पर इनटू प्रीपोजिशन लगाएंगे। लेट्स गो, आओ हम चलें, इनटू द गार्डन यानी बगीचे में, यानी बगीचे में हम प्रवेश करें और फिर बगीचे के अंदर टहलें। तो अंदर, बगीचे के अंदर की गति को बताने के लिए कौन सा प्रीपोजिशन यूज हुआ है? इनटू प्रीपोजिशन। शी जंप्ड इनटू द वाटर, उसने पानी के अंदर छलांग लगा दी। दूसरा है, इसका दूसरा पार्ट है दशा के परिवर्तन को अथवा किसी घटना के परिणाम को बताने में, या तो कोई दशा परिवर्तन हो या कोई घटना का परिणाम जानना हो, कोई दशा परिवर्तन करना हो या किसी घटना का रिजल्ट जानना हो, तो उस स्थिति में हम आने वाली जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा उसमें इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। जैसे कहा जाए दशा परिवर्तन के लिए, ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेज, इन वाक्यों को बदलिए या परिवर्तन कीजिए इनटू इंग्लिश यानी अंग्रेजी में। अब आप देखिए, हो सकता है कि वो जो वाक्य लिखे हुए हों वो हिंदी में हो, उर्दू में हो या किसी अन्य दूसरी भाषा में हो, लेकिन आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आप उन वाक्यों की मूल भाषा का परिवर्तन कौन सी भाषा में करें? इंग्लिश में। इसका मतलब वहाँ दशा परिवर्तन हो रहा है, तो कौन सा प्रीपोजिशन? इनटू प्रीपोजिशन। When I saw my mother, जब मैंने मेरी माँ को देखा, I burst into tears, ये गलत लिखा हुआ है, I burst into tears, मैं आंसुओं में फूट फूट कर रोने लगा या रोने लगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे into tears जो burst होता है एक ऐसी वर्ब होती है जिसके साथ में into प्रीपोजिशन लगता है। burst into का मतलब होता है फूट फूट कर रोना। She walks often लेट, वह बहुत प्राय लेट आती है, इनटू द नाइट यानी रात्रि के समय, यानी कि उसका रात के समय जो आना है या टहलना जो है वह बहुत प्राय लेट होता है। नेक्स्ट हमारा प्रीपोजिशन है भाई अप। अप का मतलब होता है ऊपर या ऊपर की स्थिति या उच्चतर स्थिति को बताने में, नदी की धारा के विरुद्ध चलने में और निश्चित दिशा में प्रस्थान के लिए हम जिस प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं वह होता अप। जैसे द रिसर्चर यानी कि शोधार्थी वेंट अप द हिल, जो पहाड़ी पर गया। रिसर्चर होता है शोधार्थी यानी कि शोध करने वाला, जो शोध का कार्य करते हैं वह। तो शोधार्थी उस पहाड़ी पर चल के गया, इसका मतलब निश्चित दिशा में उसने अपने आप को गति प्रदान की। पहाड़ी के ऊपर जाना निश्चित दिशा का द्योतक है। सी रैन ये गलत है, सी रैन अप द स्टेयर्स, वह सीढ़ियों से ऊपर दौड़ती हुई चली गई। इसका मतलब सीढ़ियों से ऊपर दौड़ते हुए स्थिति में जाना, एक निश्चित दिशा में उसने प्रस्थान किया। नेक्स्ट पेज देखते हैं भाई इसका और एग्जाम्पल जिसमें है। नेक्स्ट है भाई दे सेल्ड अप द रिवर, उन्होंने नदी में से नौकायन के माध्यम से यात्रा की। सेल अप यानी नौकायन से यात्रा की, इसका मतलब उन्होंने एक निश्चित दिशा के अंदर नदी में यात्रा की। किससे? नाव से। ही वॉकड अप एंड डाउन द प्लेटफॉर्म, वह प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ता रहा और नीचे उतरता रहा। ही इज़ गोइंग अप द स्ट्रीट, वह गली में आगे बढ़ रहा है। अप द स्ट्रीट, ही इज़ गोइंग अप द स्ट्रीट, वह उस गली के अंदर अग्रिम हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है अंडर।
अंडर का मतलब होता है नीचे। हैव यू लुक्ड अंडर द बेड, क्या आपने बिस्तर के नीचे देखा है। आपसे कोई सवाल किया जाए और आपसे पूछा जाए कि आपने मेरा पेन देखा है, फिर सहसा अचानक आप कहें कि आपने अपने तकिए के नीचे देखा है या अपने बिस्तर के नीचे देखा है, तो नीचे के अर्थ में हम जिस प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं वह अंडर होता है। द टॉय हैज़ रोल्ड अंडर द सोफ़ा, कि जो खिलौना है वह रोल करता हुआ, लुढ़कता हुआ किसके नीचे चला गया है, सोफ़ा के नीचे चला गया है, नीचे की स्थिति। शी थ्रू हर बुक, उसने अपनी किताब को फेंक दिया, अंडर द चेयर यानी कुर्सी के नीचे से। उसने अपनी किताब को तैश या गुस्से में आकर किसके नीचे से फेंक दिया, कुर्सी के नीचे से फेंक दिया है। डूबने के अर्थ को बताने के लिए, डूबना, ड्राउनिंग, तो डूबने के अर्थ को बताने के लिए हम वहाँ पर अंडर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे कहा जाए द रेलवे लाइन रिमेंड यानी बनी रही, अंडर वाटर यानी पानी में डूबना, फॉर मैनी डेज यानी अनेक दिनों तक, यानी कि रेलवे की जो पटरी थी वह कई दिनों तक रेलवे लाइन पानी में डूबी रही, बाढ़ या किसी अन्य जलजले की स्थिति के कारण। कम को बताने की स्थिति में, यानी कि कम संख्या हो अथवा कम मात्रा को बताने में भी हम अंडर का प्रयोग करते हैं। जैसे कहा जाए शी इज अंडर 50, कि उसकी उम्र 50 से कम है। इसी प्रकार से अवस्था को बताने के लिए, दशा को बताने के लिए, जैसे द रोड इज अंडर रिपेयर और अंडर कंस्ट्रक्शन, कि रोड है उसका निर्माण कार्य अथवा उसके सुधारने का काम प्रगति पर है। इसका मतलब अवस्था बताई जा रही है कि रोड की जो डिलेपिडेटेड कंडीशन थी, टूट फूट वाली स्थिति, उसको रिपेयर किया जा रहा है। और कोई व्यक्ति जब पद में निम्न स्थिति में हो तो उस स्थिति को, निम्न स्थिति को, पद की निम्न स्थिति को बताने में हम किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, अंडर का। जैसे मैनी पीपल वर्क अंडर हिम, बहुत सारे लोग उसके नीचे काम करते हैं। इसका मतलब हुआ कि उन लोगों की स्थिति उस व्यक्ति हिम की तुलना में नीचे है। नो वन, कोई भी नहीं, अंडर द रैंक ऑफ आरपीएस शैल एंटर, और बाहर एक बोर्ड लगा दिया गया है, आईपीएल का कोई मैच चल रहा है और जिसमें वीवीआईपी गेट के ऊपर ये एंट्री बोर्ड लगाया गया है, ये साइन बोर्ड लगाया गया है जिसमें लिखा गया है कि नो वन अंडर द रैंक ऑफ आरपीएस शैल एंटर, कि कोई भी व्यक्ति जो आरपीएस राजस्थान पुलिस सर्विस के ऑफिसर से नीचे की रैंक का है वह प्रवेश नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पद की स्थिति बताई गई है। इसी प्रकार से लीडरशिप को दर्शाने में, यानी कि नेतृत्व को बताने में भी हम अंडर प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। जैसे इंडिया अंडर इंदिरा प्रोग्रेस्ड मच, कि भारत ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, इसका मतलब व्यक्ति विशेष के नेतृत्व में, इंदिरा गांधी, इंडिया अंडर इंदिरा प्रोग्रेस्ड मच, भारत ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में बहुत उन्नति की। नेक्स्ट है आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, अंडर मिस्टर ओमकार, मिस्टर ओमकार के नीचे कार्य करके, या मैं मिस्टर ओमकार का अधीनस्थ रहकर कार्य करने में मुझे मज़ा आ रहा है या मैं वहाँ पर संतुष्ट हूँ। नेक्स्ट रूल है भाई जो है विद इन प्रीपोजिशन का। विद इन यानी के भीतर, के भीतर यानी कि एक निश्चित दायरे को बताने में, किसको बताने में, निश्चित दायरे को बताने में, निश्चित जो दायरा होता है, परिधि होती है, सीमा जो होती है, उसको बताने में विद इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। जैसे से कम अथवा से पूर्व की स्थिति में, कम अथवा पूर्व की स्थिति में बताने के लिए हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं, विद इन। जैसे डू इट विद इन एन आवर, इसे 1 घंटा पूर्व करने का प्रयास कीजिए, या यूँ कहा जाए आप इसे 1 घंटे के भीतर करिए। तो इसका मतलब के भीतर, उस परिधि के भीतर 1 घंटा यानी 60 मिनट से पूर्व आपको वो काम करना है, इसलिए वहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन लगाया है, विद इन। आई शैल फिनिश द टास्क, मैं कार्य को पूरा कर लूँगा, विद इन ए वीक यानी 1 सप्ताह के भीतर। तो 1 सप्ताह के भीतर की स्थिति को बताने के लिए कौन सा प्रीपोजिशन, जो परिधि है, जो एक टाइम बाउंड है, उससे पूर्व की स्थिति को बताने में कौन सा प्रीपोजिशन लगाया है, विद इन प्रीपोजिशन लगाया है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है भाई विद। विद का आप जानते हैं कि सामान्य अर्थ के साथ होता है। यदि कोई साधन को बताना हो, जैसे मैं कहूँ कि उसने उसकी हत्या चाकू से की, तो ही वॉज किल्ड बाई ए नाइफ बाई हिम। अब आप बाई हिम की आवश्यकता भी नहीं है, इसमें आप ये लिख सकते हैं ही वॉज किल्ड और ही वॉज मर्डर्ड
ही वॉज मर्डर्ड विद ए नाइफ, उसकी एक चाकू के द्वारा हत्या कर दी गई। तो साधन को बताने में अथवा हथियार को प्रयोग के अर्थ में या किसी का साथ देने में, जैसे आई एम लिविंग हेयर विद माई फ्रेंड्स, तो ये साथ की स्थिति है। संबंध को बताने में अथवा किसी कारण को बताने में हम विद प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। कौन सी प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं? विद प्रीपोजिशन का। उदाहरण देखिए, विद द सनसेट, सूर्यास्त के साथ ही इट बिकेम चिली, बहुत ठंड हो चली थी। यानी कि वह समय आया जहाँ पर सूर्यास्त हो गया, और सूर्यास्त होते ही यानी कि कारण क्या हुआ? ठंड होने का, सूर्यास्त था। आई राइज विद द सन, विद द सन, और आई राइज विद द सनराइज, या यहाँ पे राइज लगाने की आवश्यकता नहीं है चूँकि यहाँ लगा हुआ है। आई राइज विद सन, विद द सन, मैं सूर्य के साथ में उठ गया, मैं उठता हूँ। शी किल्ड द टाइगर, उसने टाइगर बाघ को मारा, विद ए गन, यानी एक बंदूक के साथ। इसका मतलब हथियार को बताने के लिए विद का प्रयोग हुआ है। दे हिट द क्रो, उन्होंने जो कौवा था उसको हिट यानी कि चोट पहुंचाई, विद ए स्टोन, यानी एक पत्थर से। उन्होंने किसको चोट पहुंचाई? कौवे को। किससे चोट पहुंचाई? विद प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हुए पत्थर से, यानी कि साधन बताया गया है। पत्थर एक हथियार नहीं है, यह साधन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं भाई। शी वेंट देयर, वह वहाँ पर गई, विद हर हबी, अपने पति के साथ। तो साथ के अर्थ में यहाँ पर विद का प्रयोग हुआ है। आई लिव विद माई मदर, मैं अपनी माँ के साथ रहता हूँ। शी वॉज ट्रेम्बलिंग विद फियर, वह डर के मारे काँप रही थी, कारण बताया जा रहा है। ही वॉज साइलेंट विद सेम, वह उसी स्थिति में साइलेंट था, चुपचाप था। नेक्स्ट है विद का प्रयोग हैविंग के अर्थ में, यानी पास रखने के अर्थ में, या पूरा करने के अर्थ में, या किसी तरीके को बताने में। द वे यू डू, यानी कि मैनर को बताने में, किसी की देखभाल करने में, अथवा संरक्षण के अर्थ में, कंजर्वेशन के तात्पर्य में हम विद प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं? विद का। एग्जाम्पल देखिए, ए गर्ल विद ब्लू आइज, एक नीली आँखों वाली लड़की, इज कमिंग टू मी, मेरी तरफ आ रही है। तो यहाँ पर है हैविंग का अर्थ, यहाँ पर पोजीशन का अर्थ है कि लड़की जिसका अधिकार है अपनी नीली आँखों पर, या लड़की जिसके पास है नीली आँखें, पोजीशन, वह मेरी तरफ आ रही है। नेक्स्ट है ए वूमेन विद ए चाइल्ड, एक महिला एक बच्चे के साथ, वह सीन देयर, वहाँ पर देखी गई। यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि बच्चे की देखभाल करने वाली उसकी माँ थी जो वहाँ पर देखी गई। सी एक्सेप्टेड द प्रेजेंट, उसने उस उपहार को स्वीकार किया, विद प्लीजर, यानी खुशी के साथ। यानी कि उसने जो उपहार को, जो गिफ्ट को स्वीकार किया, उसमें उसका तरीका बताया गया है। उसने उपहार को स्वीकार करने का तरीका क्या निकाला? उसने खुशी खुशी से उसको स्वीकार कर लिया। जो उपहार था, गिफ्ट था, उसको खुशी से स्वीकार कर लिया। दे लेफ्ट द चाइल्ड, उन्होंने उस बच्चे को छोड़ दिया, विद पेरेंट्स, यानी माता पिता के पास। यानी कि उन्होंने उस बालक को माता पिता के पास, उनके संरक्षण में। यहाँ पर इसका मतलब है संरक्षण, यानी कि लुक आफ्टर, उनकी देख रेख में छोड़ दिया है। इसके बाद में हम चलते हैं भाई, कुछ ऐसे फ्रेजेज होते हैं, कुछ ऐसे वाक्यांश होते हैं जहाँ पर विद प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो ये वाक्यांश कौन कौन से होते हैं? जैसे होता है डील विद, के साथ में समझौता अथवा कोई सौदा करना। क्वारल विद, के साथ झगड़ना। जैसे सिंपैथाइज विद, के साथ संवेदना या सहानुभूति होना। एग्री विद, के साथ सहमत होना। फाइट विद, के साथ लड़ना। इसी प्रकार से डाउन विद, के साथ रहना। तो ऐसी स्थिति में ये कुछ ऐसे वाक्यांश होते हैं जिनको आपको याद रखना है कि क्वाल, सिंपैथाइज, डाउन, फाइट, एग्री और डील, इन सभी के साथ में कौन सा प्रीपोजिशन निहायती प्रयोग में लाया जाता है? विद प्रीपोजिशन काम में लिया जाता है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है हमारा फॉर। फॉर का सामान्य अर्थ होता है के लिए। क्या होता है इसका सामान्य अर्थ? के लिए होता है। ठीक है। तो मंजिल किसी गंतव्य, डेस्टिनेशन, पर्पज, उद्देश्य को बताने में, किसी तैयारी, पसंद या उपयुक्तता को बताने में
या नापसंद को बताने में, यानी कि कुल मिला के गंतव्य या उद्देश्य की पूर्ति करने में फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है? फॉर प्रीपोजिशन का। इसके उदाहरण देखते हैं फॉर प्रीपोजिशन के। जैसे देखिए, शी लेफ्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया, उसने ऑस्ट्रेलिया के लिए अपनी यात्रा को शुरू कर दिया टुडे यानी आज, या यूं कह सकते हैं कि उसने ऑस्ट्रेलिया के लिए आज उड़ान भर दी। ये यहाँ पे गंतव्य को बता रहा है, डेस्टिनेशन को। आई गो फॉर ए वॉक डेली, मैं प्रतिदिन एक भ्रमण पर जाता हूँ, वॉक यानी टहलने पर जाता हूँ। ये उसका उद्देश्य होता है, डेली घूमना अच्छे स्वास्थ्य के लिए। वी शुड सेव, हमें बचा कर रखना चाहिए, फॉर द फ्यूचर यानी भविष्य के लिए। आपका इसमें जो निहितार्थ है वह यह है कि आप अपने भविष्य को संजो कर रखना चाहेंगे। लेट्स गेट रेडी, आओ हम तैयार हो जाएं, फॉर द ऑफिस यानी कार्यालय के लिए। इसका मतलब ये आपका वर्क से संबंधित वर्किंग प्लेस है, तो वहाँ पर आपका टारगेट होता है मुझे अपने ऑफिस समय पर पहुँचना है और समय पर कार्य को अंजाम देना है। सी हैज़ ए टेस्ट, उसकी एक रुचि है फॉर पेंटिंग यानी पेंटिंग का कार्य करने में। तो यहाँ पर सी हैज़ ए टेस्ट फॉर पेंटिंग, उसकी यहाँ पर रुचि को दर्शाने के लिए फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है। एवरी मैन हैज़ ए वीकनेस, हर आदमी में एक कमजोरी होती है, फॉर ब्यूटी यानी सुंदरता के प्रति, कि हर आदमी सुंदरता की तरफ लालायित होता है। तो यहाँ पर फॉर जो है, जो यहाँ पे सुंदरता के लिए कारण बता रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति के कमजोरी का कारण सुंदरता की तरफ उसका आकर्षण होता है। नेक्स्ट है एक्सचेंज के अर्थ में। एक्सचेंज होता है विनिमय, तो विनिमय के अर्थ में हम फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। विनिमय को अंग्रेजी में कहते हैं एक्सचेंज। क्या कहते हैं? एक्सचेंज। जैसे आई बोट दिस बुक, मैं इस किताब को लेके आया। विनिमय का दूसरा अर्थ होता है बदले में। क्या होता है? बदले में। तो आई बोट दिस बुक फॉर $10, मैं इस किताब को $10 के बदले लेके आया, यानी इसकी कीमत मैंने कितनी अदा की? $10। दे सोल्ड दियर हाउस, उन्होंने अपने घर को बेच दिया फॉर 25 lakhs, 25 लाख रुपए में। इसका मतलब जो बदले में उन्हें धनराशि प्राप्त हुई। नेक्स्ट है नियम परफेक्ट कंटिन्यूस जो टेंस होता है। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यानी कि बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस सिंस फॉर वाले वाक्यों में। तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के जैसे यहाँ दो उदाहरण हैं, हैज और हैव से जुड़े हुए, उन वाक्यों में हम फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। जैसे आई हैव बीन लर्निंग, मैं सीख रहा हूँ ड्राइविंग यानी वाहन चलाना फॉर ए मंथ, निश्चित समय अवधि के पूर्व फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है कि मैं 1 महीने से ड्राइविंग सीख रहा हूँ। शी हैज़ बीन इन यूरोप, वह यूरोप में रही है। फॉर यानी के लिए, ए लॉन्ग पीरियड यानी एक लंबे समय अवधि के लिए, वह एक लंबे समय अवधि के लिए कहाँ पर रही है? वह यूरोप में रही है। तो यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के माध्यम से इसको स्पष्ट किया गया है। नेक्स्ट है कुछ वर्ब्स के साथ में कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनके साथ में हम फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे एक क्रिया है वेट यानी इंतजार करना, होप यानी उम्मीद या आशा करना, प्रे यानी प्रार्थना करना, और लॉन्ग फॉर का मतलब होता है चाहना। तो वेट फॉर, होप फॉर, प्रे फॉर, लॉन्ग फॉर, ये कुछ ऐसे फ्रेजेज वाक्यांश बन जाते हैं जहाँ पर वेट, होप, प्रे और लॉन्ग जैसी वर्ब के साथ में फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे शी वेटेड फॉर द फ्लाइट, उसने वेटेड फॉर यानी इंतजार किया, फॉर द फ्लाइट यानी उस हवाई जहाज़ की यात्रा का। आई वॉज आस्क्ड फॉर, मुझसे पूछा गया, ए विजिट यानी एक भ्रमण के लिए, मुझसे कहा गया कि आइए कभी हवेली पे घूमने। तो आई वॉज आस्क्ड फॉर ए विजिट टू हवेली, मुझे हवेली पर आने के लिए कहा गया। तो यहाँ पर के जो निहितार्थ होते हैं उनको बताने के लिए, पर्पज जो होता है उसको बताने के लिए फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग हम करेंगे। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है हमारा भाई सिंस। सिंस आप जानते ही हैं कि जब समय की तरफ इशारा किया जाए, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए, किसको बताने के लिए? पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए। और पॉइंट ऑफ टाइम में आता है मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, कोई सन, 2 बजे से 10 बजे से आदि। यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हम सिंस टाइम एडवर्बियल का या सिंस प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। उदाहरण, दे हैव बीन वर्किंग, वे कार्य कर रहे हैं सिंस मॉर्निंग, मैंने अभी आपको बताया था, सिंस 2000 सन को बताने के लिए, सिंस 8 o'clock यानी कि 8 बजे से, सिंस बर्थ यानी जन्म से, मरण से।
तो इन सब के पूर्व सिंस प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। इनके भावार्थ पढ़ लेते हैं। दे हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, वे सुबह से कार्य कर रहे हैं। आई हैव बीन रीडिंग सिंस 2000, मैं सन 2000 से पढ़ रहा हूँ। सिंस मंडे, सोमवार से, ये दिन के नाम के पूर्व। सिंस 8 o'clock, 8 बजे से। सिंस 2005, 2005 से। सिंस बर्थ, जन्म से। सिंस डेथ, मृत्यु से। इन सभी के पूर्व कौन सा प्रीपोजिशन लगा है? वह है सिंस प्रीपोजिशन, जो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए प्रयुक्त किया जाता है। समय की तरफ संकेत जब होता है तो वहाँ पर सिंस प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से महत्वपूर्ण बात यह है कि जो फॉर होता है, जिसके अभी हमने एग्जाम्पल पढ़े थे, फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम यानी कि निश्चित समय अवधि से पहले, फॉर का प्रयोग जो होता है वह निश्चित समय अवधि से पहले होता है। निश्चित समय अवधि से पहले कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं? फॉर का। जैसे फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट के लिए। फॉर 4 years, 4 सालों के लिए। फॉर ए लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय के लिए। फॉर 4 hours, निश्चित समय अवधि आ रही है, सारे निश्चित समय हैं। फॉर ए फ्यू वीक्स, कुछ एक सप्ताहों के लिए। फॉर एवर यानी हमेशा के लिए। तो निश्चित समय अवधि को बताने में हम जिस प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं वह होता है फॉर। कौन सा प्रीपोजिशन होता है? वो फॉर प्रीपोजिशन होता है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा प्रीपोजिशन है भाई ऑफ। ऑफ का हिंदी अर्थ सामान्य होता है का, के, की, यानी कि संबंध को बताने में। इसका सामान्य अर्थ होता है का, के, की। किसी व्यक्ति के साथ, किसी वस्तु अथवा जगह के साथ संबंध को बताने में जिस प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाना जरूरी होता है वह होता है ऑफ। जैसे उदाहरण देखिए, द लेग्स ऑफ द चेयर, यानी कि कुर्सी की टांगें। इसका मतलब कुर्सी के साथ उसकी टांगों का संबंध है। आर ब्रोकन यानी टूटी हुई हैं, ये ऑफ प्रीपोजिशन। प्लीज़ गिव मी, कृपया मुझे दीजिए। ए पीस ऑफ पेपर यानी कागज़ का एक टुकड़ा। टुकड़ा किसका है? कागज़ का है, इसलिए यहाँ पे संबंध क्लियर है। नेक्स्ट है भाई यहाँ पे उदाहरण जो ऑफ का, ही हैज़ रेड मैनी बुक्स, उसने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। सो फार ऑफ कॉमिक्स, यानी कि उसने हास्य की बहुत सारी किताबों का अध्ययन किया है। तो किताबें कौन सी हैं? मैनी बुक्स कौन सी हैं? कॉमिक्स वाली हैं। तो यहाँ पे कॉमिक्स का संबंध इन किताबों से है, और इस किताबों के संबंध को कॉमिक्स से जोड़कर जिस प्रीपोजिशन के द्वारा इसको क्लियर किया जा रहा है वह है ऑफ प्रीपोजिशन। ठीक है। किसी वाक्य में जब कोई रीजन, कारण अथवा कोई प्रभाव, इफेक्ट यदि हो तो उसको दर्शाने में, कारण अथवा प्रभाव को बताने में जिस प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं वह ऑफ होता है। जैसे ही डाइड ऑफ कोलेरा, डाइड ऑफ, डाई जो वर्ब होती है उसके साथ में हम ऑफ प्रीपोजिशन लगाते हैं, सही होता है। ही डाइड ऑफ कोलेरा, वह हैजा से मर गया। मैनी पीपल डाइड ऑफ टीबी, बहुत सारे लोग जो टीबी से मर गए। द चेयर इज मेड ऑफ आयरन, कुर्सी किसकी बनी हुई है? ऑफ आयरन, लोहे की बनी हुई है। इसी प्रकार से और उदाहरण देखते हैं इसके। देखिए, माप तोल अथवा किसी दिशा को बताने में भी ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। किसी माप तोल को बताने में अथवा किसी दिशा को बताने में हम ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे शी जो ऑफ 12 है वह 12 साल की हो गई है, यानी कि उसकी उम्र कितनी है? 12 वर्ष है। आई बोट 2 kg ऑफ शुगर, मैं 2 किलो शुगर लेके आई। तो यहाँ पे ऑफ जो यहाँ पर है मापतोल को बता रहा है, और ये जो है ऑफ 12 है ये उसका मापन हुआ है कि इसकी उम्र कितनी है? उसकी उम्र 12 वर्ष है। कुछ ऐसे जो फ्रेज होते हैं जो आपके सामने मैंने लिखे हैं, उन फ्रेज के अंदर उन वाक्यांशों में हम वर्ब के साथ में ऑफ प्रीपोजिशन लगाते हैं। कौन सा प्रीपोजिशन लगाते हैं? ऑफ। जैसे प्राउड ऑफ के बारे में गर्व होना, एफ्रेड ऑफ किसी वस्तु से या किसी डर से, एफ्रेड ऑफ किसी का भय होना, फॉन्ड ऑफ शौकीन होना, टायर्ड ऑफ से थका हुआ होना, अशेम्ड ऑफ के बारे में शर्मिंदा होना, डिजायरस ऑफ के बारे में इच्छुक होना, अक्यूज्ड ऑफ किसी के बारे में दोषी होना, ग्लैड ऑफ के बारे में प्रसन्नचित होना। उदाहरण देखिए, ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ डेथ, उसे मृत्यु के बारे में अक्यूज्ड यानी दोषी ठहराया गया, यानी कि उसे मृत्यु के लिए दोषी ठहरा दिया गया, मृत्यु दंड के लिए दोषी ठहरा दिया गया। तो वहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन किया हमने यूज? ऑफ प्रीपोजिशन।
अब बहुत महत्वपूर्ण बात हम पढ़ने वाले हैं कि कुछ ऐसे रूल्स या कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं, कुछ ऐसे उदाहरण होते हैं जहाँ पर हम प्रीपोजिशन को काम में नहीं लेते हैं, जहाँ पर प्रीपोजिशन मिटा दिया जाता है, जहाँ पर प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। सबसे पहला रूल है जहाँ पर प्रीपोजिशन का आप प्रयोग नहीं करेंगे, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो एग्ज़ाम के अंदर बहुधा क्लिक होता है, बहुत बार आता है। जहाँ पर कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें आप प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं, वहाँ पर प्रीपोजिशन का प्रयोग आप नहीं करते हैं। तो ऐसे कौन कौन से उदाहरण होते हैं वो देखिए। ट्रांजिटिव वर्ब्स, कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो सैकर्मक क्रियाएं होती हैं। तो सैकर्मक क्रिया वाले वाक्यों में उन क्रियाओं के साथ कुछ ऐसी क्रियाएं आपके सामने बोर्ड पर लिखी हैं, आप उसे देखिए, उनके साथ में आपको प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करना होगा। अब जो प्रीपोजिशन होते हैं उनका प्रयोग इन ट्रांजिटिव वर्ब, रिसर्च शोध करना, रेसिस्ट प्रतिरोध करना, रिजेंबल के समान होना, अफोर्ड यानी सहन करना, या अफोर्ड का मतलब होता है संतुलन करना, अकंपनी साथ देना, अटैक आक्रमण करना, पिक उठाना, प्रिवेड यानी व्याप्त करना, प्रेसीड पूर्वतः आना, ओबे आज्ञा पालन करना, ऑर्डर आदेश देना, कॉम्बैट लड़ना, इन्फॉर्म सूचना देना, और वायलेट यानी हिंसा करना। ये ऐसी वर्ब्स हैं जिनको आपको माइंड मैप अपने दिमाग में बनाते हुए याद रखना है कि इनके साथ में आपको किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग किसी वाक्य में भी नहीं करना है। इनके उदाहरण देख लीजिए। देखिए, ही ऑर्डर्ड, जैसे एक उदाहरण है ये वाला, ही ऑर्डर्ड फॉर ए कप ऑफ टी, उसने एक चाय के कप के लिए आदेश दिया। ऐसा बोलना गलत होता है। ऑर्डर्ड के साथ में फॉर नहीं लगेगा। ऑर्डर एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ में कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, बल्कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, ही ऑर्डर्ड ए कप ऑफ टी, उसने एक चाय के कप का आदेश दिया। ही ऑर्डर्ड ए कप ऑफ टी, यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा, तो नीचे वाला वाक्य सही है। नेक्स्ट है, इंडिया अटैक्ड ऑन पाकिस्तान, भारत ने पाकिस्तान पर आक्रमण किया। अटैक्ड के बाद में, अटैक वर्ब के बाद में ऑन प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, बल्कि इसको सही करके सही वाक्य बना के ऐसे लिखेंगे, इंडिया अटैक्ड पाकिस्तान, कि भारत ने पाकिस्तान पर क्या कर गया, आक्रमण किया। ठीक है ना। तो इस तरीके से अटैक पाकिस्तान, तो अटैक वर्ब के बाद में कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं होगा। नतीजतन नीचे वाला वाक्य सही होगा। कुछ और एग्जाम्पल है, देखिए, जैसे सी इन्फॉर्म्ड टू मी यस्टरडे, उसने मेरे लिए सूचना दी, ये गलत है बोलना, बल्कि सी इन्फॉर्म्ड मी, यह वाक्य सही है। शी इन्फॉर्म्ड मी यस्टरडे, उसने कल मुझे सूचना दी। शी इन्फॉर्म्ड मी यस्टरडे, तो यहाँ पर इन्फॉर्म्ड के बाद में कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं होगा। नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट, दिस, दैट, एवरी, लास्ट प्लस मॉर्निंग, यानी कि लास्ट मॉर्निंग, लास्ट इवनिंग, लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट ईयर से पहले कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। अगर नेक्स्ट लिखा हुआ है किसी सेंटेंस में, अगर कहीं लास्ट लिखा हुआ है, दिस दैट लिखा हुआ है, मॉर्निंग आफ्टर इवनिंग ये सब लिखे हुए हैं, ईयर वीक, तो वहाँ पर कोई प्रीपोजिशन वहाँ पर यूज नहीं होगा। जैसे उदाहरण इसके देखते हैं, एग्जाम्पल है भाई, देखिए, आई एम गोइंग टू कार्डिफ नेक्स्ट ईयर, मैं अगले साल कार्डिफ जो शहर है लंदन का, यूके का, वहाँ पर जा रहा हूँ। तो आई एम गोइंग टू कार्डिफ नेक्स्ट ईयर यानी अगले साल, तो नेक्स्ट ईयर से पहले कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं हुआ है। आई मेट हर, मैं उससे मिला, लास्ट ईव यानी पिछली शाम को, तो इस लास्ट ईव से पूर्व कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं हुआ है, इसका मतलब वाक्य सही है। शी डजंट कम एवरी वीक, वह प्रत्येक सप्ताह नहीं आती है, यहाँ भी कोई प्रीपोजिशन नहीं है नियमानुसार, इसका मतलब आपका वाक्य सही है। नेक्स्ट रूल है, यस्टरडे यानी बीता हुआ कल, टुडे यानी आज, टुमारो, यदि बीता हुआ कल, कल, आज और कल, इनसे पूर्व कोई प्रीपोजिशन नहीं यूज करेंगे। मीट मी टुमारो, मुझसे कल मिलिए। ही इज अराइविंग टुडे, वह आज आ रहा है। ही वेंट यस्टरडे, वह कल चला गया। शी केम हेयर लास्ट मंथ, यहाँ कोई प्रीपोजिशन नहीं है, इसका मतलब ये भी वाक्य सही है। कुछ और इसके एग्जाम्पल हैं जिनको हम देखते हैं, देखिए, शी केम हेयर लास्ट मंथ से पूर्व कोई प्रीपोजिशन नहीं है, इसका मतलब वाक्य सही है। शी इज गोइंग अब्रोड, वह विदेश जा रही है। नेक्स्ट वीक यानी अगले सप्ताह, यहाँ कोई प्रीपोजिशन नहीं है, इसका मतलब वाक्य सही है नियमानुसार।
वाई आर यू स्टैंडिंग आउटसाइड, आउटसाइड से पूर्व कोई प्रीपोजिशन नहीं है, आप बाहर क्यों खड़े हैं। तो इन सभी वाक्यों में प्रीपोजिशन का प्रयोग निर्धारित नियमानुसार नहीं किया गया है, इसलिए ये सभी वाक्य सही हैं। ये जो दो तीन नियम है, यस्टरडे, टुडे और टुमारो वाला, या नेक्स्ट, दिस, दैट, एवरी, लास्ट मॉर्निंग, लास्ट इवनिंग, लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट ईयर वाला, इनके साथ में किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। साथ में एक और महत्वपूर्ण बात है जो यहाँ पे पहले नियम में बताई है कि कुछ ऐसी ट्रांजिटिव सैकर्मक क्रियाएं होती हैं जिनके साथ आप प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं कर सकते। उनके साथ में यदि आप प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं तो वे वाक्य स्वतः ही गलत हो जाते हैं, जिनके उदाहरण आपको बता दिए गए हैं।